Today we are starting Succession Act 1925, and the important question before me is that procedure for obtaining the succession certificate. What is the meaning of succession certificate? And who is competent to grant succession certificate? So far as the prelude of this question is concerned, the term succession certificate means where property passes on death of a corporation sold to a successor, successor succeeds to the predecessor. The instrument through which the disposition of deceased property is made is called succession certificate. Any person who has attained the age of majority and has beneficial interest can apply for succession certificate. Section 390 of the Succession Act 1925 deals with the succession certificate. आसान लफ्जों में किसी शख्स की मौत होने के बाद जो उसका सक्सेसर है वो प्रेडिसेसर की जगह ले लेता है, और जो इंस्ट्रूमेंट इस सिलसिले में लिखा जाता है जिसके जरिए डिसीज्ड की प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती है, उसका नाम सक्सेशन सर्टिफिकेट है। और हर वो शख्स जो मेजर है और जिसके बेनिफिशियल इंटरेस्ट हैं वो सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। और सेक्शन 390 ऑफ सक्सेशन एक्ट 1925 जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट को डील करता है। जहां तक इसके मीनिंग का ताल्लुक है तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच सक्सेशन इज मेड और ए डॉक्यूमेंट बाय एग्जीक्यूशन ऑफ विच द सक्सेशन इज मेड इज कॉल्ड सक्सेशन सर्टिफिकेट। वो दस्तावेज जिसके जरिए सक्सेशन की एग्जीक्यूशन होती है उसको हम सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। और इसी तरह से अगला सवाल ये बनता है कि कब सक्सेशन सर्टिफिकेट एसेंशियल हो जाता है। तो 4-5 ऐसे नुकात हैं जिनमें ये बात बयान की गई है कि जब ग्रांट ऑफ प्रोबेट नेसेसरी ना हो या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने तैयार नहीं किया सेक्शन 212-213 सक्सेशन एक्ट के तहत, तो फिर आपके लिए लाजमी है कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। और अगर कोई पाकिस्तानी क्रिश्चियन है तो उसकी मौत की सूरत में भी सक्सेशन सर्टिफिकेट लाजमी है। और अगर कोई डिसीज्ड मोहम्मडन है और वो फौत हो जाता है तो उसकी जो जायदाद है उसको ट्रांसफर करने के लिए, और अगर कोई हिंदू जो है अगर वो फौत हो गया है, मर गया है और उसने कोई वसीयत की है और उस विल के कोई प्रोबेट मौजूद हैं तो उसके लिए भी सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। और जॉइंट फैमिली जो प्रॉपर्टी है उसकी पार्टीशन के लिए या जो स्पेसिफिक पोर्शन है उस फैमिली के हर फर्द के, उसके लिए भी सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। अब अगला सवाल पैदा होता है जी कौन कौन अशखास जो हैं वो सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो पहली बात है जी कि एक ऐसा शख्स जो साउंड माइंड हो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन दूसरी बड़ी अहम शर्त यह है कि मेजर होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि जो डिसीज्ड है उसकी जो एस्टेट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें सक्सेसर का कोई ना कोई इंटरेस्ट लाजमी मौजूद होना चाहिए। और इसी तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है जी वो भी सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है।
और अगर आपकी कोई डेट है या कोई सिक्योरिटी है और उसमें आपके कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट हैं तो तब भी आप सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में मोहम्मद उस्मान वर्सेस कामरान अहमद 1936 केस लॉ में रेफर करूंगा। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट इट इज ओपन टू एनीवन हु हैज बेनिफिशियल इंटरेस्ट टू अप्लाई फॉर द सक्सेशन सर्टिफिकेट। अब सेक्शन 371 में ये बात बयान की गई है कि कौन अशखास हैं या कौन सी अदालतें हैं जो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर सकती हैं। तो जी डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये इख्तियार है कि जिसकी जुरिस्डिक्शन है, जो डिसीज्ड है वो ऑर्डिनरीली रिजाइड करता था और एट द टाइम ऑफ डेथ उसकी रहाइश वहां पर मौजूद थी, या फिर उसकी कोई प्लेस ऑफ अकरेंस फिक्स नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट जज जिसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है डिसीज की उसका कोई हिस्सा आता है, तो ऐसी अदालत जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकती है। इसमें PLD 1969 कराची 141 में ये बात करार दी गई। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द एग्जीक्यूशन कोर्ट should allow time to legal heirs to obtain succession certificate before dismissing the execution proceedings. अब अगला सवाल पैदा होता है जी कि क्या माइनर के हक में सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। तो अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट किसी माइनर के हक में जारी किया जाएगा तो वो गलत है। उसके जरिए ज़रूरी है कि माइनर का पहले गार्डियन मुकर्रर किया जाए और उसके बाद उसके हक में जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। अब जो एप्लीकेशन आपने दायर करनी है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए वो जी बयान की गई है सेक्शन 372 सक्सेशन एक्ट में, जिसमें सबसे पहले ज़रूरी है जी कि आपने टाइम ऑफ डेथ ऑफ डिसीज्ड जो है वो मेंशन करना है कि कब उसकी जो डिसीज्ड है उसकी वफात कब हुई है, और दूसरे नंबर पर ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ द डिसीज्ड, मरने वाले की जो रेजिडेंस है उसको भी आपने लिखना है जी, और तीसरे नंबर पर जो फैमिली मेंबर्स हैं जी डिसीज्ड के, मरने वाले के जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके नियर रिलेटिव्स हैं, किनशिप है, उसको भी आपने उसमें लिखना है। और पिटिशनर का जो क्लेम है वो भी आप लाजमी मेंशन करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। और खुदा न खास्ता अगर डेट्स और सिक्योरिटीज हैं तो आपने उन डेट्स और सिक्योरिटीज के बारे में भी पूरी डिटेल्स, और अगर कोई बैंक में आपकी करेंसी है तो आपने साथ बैंक स्टेटमेंट भी लॉन्च करनी है। 374 में सर्टिफिकेट के कंटेंट्स बयान किए गए हैं। जब कोई डिस्ट्रिक्ट जज सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करता है तो उसके लिए लाजमी है कि वो उसमें जो डेट्स और सिक्योरिटीज हैं उनको सेट फोर्थ करे, उनके मतलब भी फैसला करे। और वो इस तरह से 3 काम कर सकते हैं जी कि टू रिसीव इंटरेस्ट और डिविडेंड्स ऑन, और टू नेगोशिएट और ट्रांसफर, बोथ टू रिसीव इंटरेस्ट और डिविडेंड्स एंड टू नेगोशिएट और ट्रांसफर सिक्योरिटीज ऑफ एनी ऑफ देम। इसी तरह से जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो सेक्शन 73 में बयान किया गया है। इसमें जी जो प्रोसीजर बयान किया गया है तो उसके लिए जज साहब के लिए ये लाजमी है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करने से पहले उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो ग्राउंड्स बयान की गई हैं एप्लीकेशन में उनके बारे में सेटिस्फाइड करना है। उसके बाद जी हियरिंग ऑफ एप्लीकांट है। उसके बाद नोटिस
ऑफ द एप्लीकेशन एंड हियरिंग है तो लाजमी है जी कि कोई नोटिस सर्व किए जाएंगे और डेट फिक्स की जाएगी हियरिंग के लिए। कौन कौन से अशखास हैं जिनको नोटिस दिया जाना जरूरी है? आफ्टर फिक्सिंग द डे शैल कॉज नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन एंड द डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग टू बी सर्व्ड ऑन एनी पर्सन टू होम इन द ओपिनियन ऑफ द जज स्पेशल नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी। जिसको चाहें जी इसको जरूरी है, इसको नोटिस जारी करवा सकते हैं। जहां तक पोस्टिंग ऑफ नोटिस का ताल्लुक है तो वो कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस पर उसको चिस्पा किया जा सकता है और इसी तरह से जो उनके स्पेसिफिक एड्रेस है उन पर वो जारी किए जाए। अगला स्टेप है जी पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। दूसरे तरीकों से भी जज साहब जो है वो उसको पब्लिश करवा सकते हैं किसी अखबार में या न्यूज़पेपर में, या जिस तरह से हाई कोर्ट रूल्स इस बात की इजाज़त देते हैं। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट का ग्रांट करते हुए देयर इज अ समरी ट्रायल। जिस दिन डे फिक्स है जी तो जज साहब जो है वो उसमें जो इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे और समरी मैनर में उसको डिसाइड करेंगे। जहां तक ऑर्डर का ताल्लुक है तो जज साहब जो है वो सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए ऑर्डिनरी ऑर्डर जो है वो लिखेंगे और ये एक जरूरी है कि जो बेस्ट इंटाइटल्ड पर्सन है, जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है उसके बारे में ये बताया गया कि उसी शख्स को जारी किया जाएगा। और अगर एप्लीकेंट अपने आप को ये जाहिर करता है कि दूसरे तमाम लोग मेरे साथ हैं और प्राइमाफशाई टाइटल जो है वो मेरी तरफ अक्रू कर रहा है और वो मेरे हक में बयान देने के लिए तैयार हैं, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है उसके हक में भी जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक से ज्यादा एप्लीकेंट हैं और वो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करना चाहते हैं और जैसा भी ये सोचते हैं कि एक या एक से ज्यादा लोग जो हैं वो मरने वाले की जो जायदाद है उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो जैसे दो बातों को याद रखेंगे कि वो एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट को और फिटनेस इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन को मद्देनजर रखते हुए मौजूद शख्स के नाम पर वो जारी कर देंगे। जहां तक लिमिटेशन फॉर एप्लीकेशन का ताल्लुक है तो देयर इज नो लिमिटेशन इन लिमिटेशन एक्ट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। अब एक और सवाल पैदा होता है कि क्या सक्सेशन सर्टिफिकेट को एक्सटेंड करवाया जा सकता है कि या सक्सेशन सर्टिफिकेट को नए सिरे से बनवाया जाएगा। तो याद रखिए सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनके पास ये इख्तियार है कि सर्टिफिकेट को एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी डेट और सिक्योरिटी की हद तक जो उस पर अगर नहीं लिखे गए थे, और इस एक्सटेंशन का वही इफेक्ट होगा जैसे कि ओरिजिनली वो डेट और सिक्योरिटी जी थी वो उसमें मेंशन की गई थी। उसके बाद जी के 381 में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। जो डेट्स और सिक्योरिटीज के बारे में डिस्ट्रिक्ट जज साहब सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो वो कंक्लूसिव है उन लोगों के खिलाफ जो कि उन डेट्स और सिक्योरिटीज के बारे में ऑन करते हैं और फुल इंडेमनिटी टू ऑल सच पर्सन्स एज रिगार्ड ऑल पेमेंट्स मेड और डीलिंग हैड इन गुड फेथ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट्स एंड सिक्योरिटीज और with the person to whom certificate was granted। तो जब भी किसी को सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है तो जिन लोगों के खिलाफ ग्रांट किया जाता है तो वो लायबल है कि वो उनसे वो तमाम सिक्योरिटीज डेट जो है
के बारे में वसूल करे या सेटलमेंट करे या उसको डिस्कस करे। तो जो ऊपर मैंने डिस्कस किया है सारा, तो आखिर में ये बताना ज़रूरी है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, और ये डेट्स और सिक्योरिटीज को कलेक्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए जारी किया जाता है, और उन लोगों को जारी किया जाता है जो डिसीज्ड की जो एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, उसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखते हों। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गई हो गई। अगर इसके बारे में कोई क्वेरीज हो या आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो दी कॉलेज ऑफ लॉ का प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप किसी भी वक्त इसको जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चंस आंसर सेशन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन जो मेरे ख्याल में सक्सेशन एक्ट में ज़्यादा अहम है, वो है जी रेवोकेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो इसकी रेवोकेशन जो है दो तीन पॉइंट्स इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि अगर तो वो प्रोसीजर जिससे आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है वो डिफेक्टिव इन सब्सटेंस है, यानी उसमें कोई डिफेक्ट है, तो आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट रिवोक हो सकता है। और अगर खुदा न खास्ता जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चली है वो अगर डिफेक्टिव है तो तब भी सक्सेशन सर्टिफिकेट रिवोक हो सकता है। दूसरे नंबर पर अगर आप फ्रॉडुलेंटली सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेते हैं और आप कोर्ट के सामने फॉल्स सजेशंस या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बयान करके सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, तो इस बुनियाद पर भी सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो रिवोक हो सकता है। अनट्रू एलिगेशंस ऑफ फैक्ट्स, थर्ड काज जो है, जहां पर आपने जो सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल किया था, आपने अनट्रू एलिगेशन ऑफ फैक्ट्स जो थे वो बयान किए, और आपने जो इग्नोरेंस थी वो इनएडवर्टेंटली बयान की, तो इस बुनियाद पर भी आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट रिवोक हो सकता है। और चौथा पॉइंट है जी इनऑपरेटिव सर्टिफिकेट। जब आप उस सर्टिफिकेट को यूज कर लेते हैं तो फिर वो इनऑपरेटिव हो जाता है, उसके बाद भी उसकी रेवोकेशन हो सकती है। और इसके बाद एक और वजह है कि अगर जो आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट में जो डेट्स और सिक्योरिटीज बयान की हैं वो उनके मतलब अब ये मुनासिब है जी कि उनका जो होना था उनके बारे में फैसला हो चुका है। चूँकि अब कोई रेमेडी अवेल नहीं करनी पिटिशनर ने, तो इसलिए उसकी बुनियाद पर भी सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो रिवोक हो सकता है। तो इस डिस्कशन का नतीजा ये निकला है जी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बुनियाद पर, मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर, और इस तरह से सिक्योरिटीज और डेट्स अगर जस्टिफाई हो गए हैं, इनऑपरेटिव अगर सर्टिफिकेट है या अनट्रू एलिगेशन ऑफ फैक्ट्स हैं, फ्रॉडुलेंट ऑब्टेनिंग ऑफ सर्टिफिकेट है, या फिर प्रोसीजर है उसमें डिफेक्ट इन सब्सटेंस है, तो आप इस सर्टिफिकेट को रिवोक
करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।